नमस्कार साथियों, जीएस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। और जैसा आप सबको विदित है, हमने भारतीय संविधान को लेकर एक सीरीज शुरू की है और उसमें संवैधानिक विकास से यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हमने पहली जो क्लास ली थी, उस क्लास में हमने भारतीय संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा था। तो कल हमारी जो क्लास थी, उस क्लास में हमने जो प्रथम भाग था, उस प्रथम भाग में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1854 का चार्टर एक्ट और साथ ही 1853 का चार्टर एक्ट था, उसकी जो बारीकियां थी, उन बारीकियों को हमने देखा था कि इन अधिनियम को लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए थे, कौन कौन से कारण थे जिन कारणों से ब्रिटिश सरकार को इन अधिनियम को पारित करना पड़ा, या भारतीय प्रशासन के संदर्भ में उनको इन अधिनियमों को लागू करना पड़ा था। साथ ही हमने ये देखा कि इन अधिनियमों में क्या त्रुटियां थी, कमियां क्या थी और इनका महत्व क्या था। इन्होंने भारतीयों के संदर्भ में जो प्रशासन था, उस प्रशासन में क्या क्या सुधार किए थे। तो हमने संवैधानिक विकास को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर हमारा जो 1947 का, हमारा 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, उस स्वतंत्रता अधिनियम तक हम हमारे संविधान की विकास यात्रा का अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा जो चैप्टर है, उस चैप्टर में 1853 के बाद जब 1857 की क्रांति होती है, जिसे हमने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से हम जानते हैं, उसके बाद भारतीय प्रशासन के संदर्भ में क्या क्या परिवर्तन आए, कौन कौन से अधिनियम है वो अंग्रेजी सरकार के द्वारा पारित किए गए थे, उनको लागू किया गया था। तो आप देखिए 1858 से लेकर 1947 का जो समय है, उस समय में जो एक्ट है, उस एक्ट को क्राउन का शासन कहा जाता है। इससे पहले कंपनी का शासन था और अब ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश राज मुकुट या क्राउन का शासन है। जो 1857 की क्रांति होती है, उस क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम है वो पारित किया गया था 1858। उसके बाद 1861 का भारतीय परिषद एक्ट था, 1892 का भारतीय परिषद एक्ट था, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, और 1919 का मांटफोर्ड सुधार है। फिर 1935 का एक्ट था और उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो आज हम हमारी इस क्लास में हम ये देखेंगे कि इन तीनों एक्ट में 1858 का जो एक्ट था वो एक्ट, और 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा भारतीय शासन एवं प्रशासन को लेकर कुछ घोषणा की गई थी, उस घोषणा में क्या क्या प्रावधान थे, उन प्रावधानों को हम देखेंगे। और साथ ही 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में और 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है और 1909 का जो भारतीय सरकार अधिनियम है, उसमें क्या क्या प्रावधान थे, उन एक्ट की क्या कमियां थी, उनका क्या महत्व था। लेकिन आप देखिए प्रत्येक एक्ट का ये महत्व है कि उसके संबंध में उन्होंने एक आने वाले अगला जो एक्ट है, उस एक्ट की पृष्ठभूमि प्रत्येक एक्ट के आने के साथ ही तैयार हो गई थी, क्योंकि उस कमियां थी, उन कमियों को लेकर मांग रखी गई और उस मांग को पूरा करना ब्रिटिश सरकार का जो एक तरह से प्रयास था, वो प्रयास एक्ट के रूप में हमारे सामने आया था। तो हम आज की क्लास में पहले शुरू करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम जो 1958 का था, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। 1857 की क्रांति होती है और क्रांति होने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, और उस शासन के रूप में हमने दो जो बोर्ड देखे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल
बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन दोनों को अब है वो समाप्त कर दिया गया था और एक तरह से अब ब्रिटिश सम्राट का सीधा सीधा नियंत्रण है वो भारतीय प्रशासन और शासन पर स्थापित हो गया था, यानी कि कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो गया था। तो देखिए इस महत्वपूर्ण अधिनियम का निर्माण 1857 की क्रांति के बाद किया गया, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं और विशेषतया वीर सावरकर के द्वारा 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से है वो इसको संबोधित किया गया है। और इस अधिनियम का दूसरा एक और भी नाम था कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, कि किस प्रकार भारतीय शासन को एक अच्छी स्थिति में लाया जा सकता है, इसलिए इसका दूसरा नाम यह भी था। अब इसके कारण क्या थे? कारण क्या था कि सबसे बड़ा कारण यही था कि 1857 का जो विद्रोह था, उस विद्रोह के कारण जो कंपनी का जो एक अविश्वास था वो अविश्वास अब जाहिर हो रहा था, इसलिए और विद्रोह के साथ साथ जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन कैसे था? हमने कल पढ़ा था कि एक तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का शासन था तो दूसरी ओर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, कंपनी का शासन था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल संसदीय नियंत्रण में या ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में कार्य कर रहा था, उसका नियंत्रण था भारतीय प्रशासन पर, और कंपनी स्वयं का जो शासन था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल। तो नियंत्रण मंडल और निदेशक मंडल, ये जो दोहरा शासन था, इस दोहरे शासन के कारण प्रशासन में एक अविश्वास जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो एक विद्वान थे जॉन ब्राइट, उन्होंने कहा कि ये जो दोहरा शासन था, जो डायरकी थी, उसको उन्होंने कहा ये एक बंटा हुआ शासन था, अप्रत्यक्ष उत्तरदायित्व था या कोई उत्तरदायित्व नहीं। जब कोई घटना होती तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते कि इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिम्मेदार होगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहता है इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिम्मेदार है। तो एक तरह से बंटा हुआ शासन था, किसी प्रकार का उत्तरदायित्व किसी भी संगठन या कंपनी या सरकार के पास नहीं था, क्योंकि जब उत्तरदायित्व का विभाजन होता है तो फिर किसी एक व्यक्ति के द्वारा, एक संस्था के द्वारा उत्तरदायित्व नहीं लिया जाता है। प्रतिबंध तथा संतुलन की पद्धति से, कि आप प्रतिबंध भी लगा रहे हैं और संतुलन स्थापित करने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो एक तरह से जो प्रशासन था वो अदक्ष था, उसमें निपुणता नहीं थी, उसमें दक्षता का अभाव था। और फिर 1858 में 1857 की क्रांति थी, उसके बाद ब्रिटेन में विग तथा टोरी दल की सरकार आई और दोनों ने यह निर्णय किया था कि अब जो प्रशासन है उस प्रशासन पर कंपनी का नियंत्रण नहीं होकर अब है वो उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। तो ये कारण थे कि किन कारणों से ये एक्ट है वो लाया गया था। अब क्या क्या प्रावधान किए गए थे? तो सबसे पहला जो प्रावधान था वो था कि ब्रिटिश सम्राट का जो राजमुकुट था अंग्रेजी, उसका पूरा भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण हो गया और भारतीय प्रशासन नियमानुसार और वैधानिक रूप से अब किसके नियंत्रण में आ गया था? ब्रिटिश राजमुकुट के या ब्रिटिश क्राउन के। कंपनी की जो संपूर्ण संपत्ति थी वो अब क्राउन को दे दी गई थी। निदेशक अधिकरण, मैंने बताया था पहले आपको कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये दोनों समाप्त कर दिए गए थे। एक तरह का जो द्वैध शासन था वो अब समाप्त हो गया था। निदेशक अधिकरण या निदेशक मंडल और नियंत्रण अधिकरण दोनों है वो समाप्त कर दिए गए थे। दूसरी बात, अंग्रेजी मंत्रिमंडल का एक मंत्री, जिसे अब भारत सचिव कहा जाने लगा। ब्रिटिश सरकार या जो अमेरिकी सरकार है, अभी भी वहां पर जो मंत्री है उनको सेक्रेटरी के नाम से यह संबोधित किया जाता है। जैसे फॉरेन सेक्रेटरी है या होम सेक्रेटरी है, इंटरनल अफेयर्स के सेक्रेटरी है,
एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी है। तो वैसे ही वहां पर का जो मंत्रिमंडल था, जो कैबिनेट था, उस कैबिनेट में एक भारत के संबंधित मामलों का जो मंत्रालय था उसका गठन किया गया था, और उसका जो प्रभारी मंत्री था कैबिनेट में या मंत्रिमंडल में, उसको भारत सचिव नाम दिया गया था। भारत सचिव कहा जाने लगा। भारत के प्रशासन और तथा नियंत्रण के लिए नियुक्त किया गया भारत सचिव को, और वह अंग्रेजी संसद के प्रति उत्तरदायी था। जैसे ब्रिटेन में फॉरेन सेक्रेटरी था, जो विदेश नीति के लिए, वैदेशिक संबंधों के लिए उत्तरदायी था, उसी प्रकार भारतीय प्रशासन से संबंधित मामलों पर जो भारत मंत्री थे, जिनको भारत सचिव नाम दिया गया था, वो अब अंग्रेजी संसद के प्रति उत्तरदायी थे। अंग्रेजी जो संसद थी, उस पार्लियामेंट में भारत से संबंधित जो भी मामले उठते थे, उन मामलों का जवाब देना या उनकी जो जवाबदेहिता थी, वो भारत सचिव के पास में थी। अब इसी भारत मंत्री या भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, यह बात मैंने पहले स्पष्ट कर दी है। यह भारत के प्रशासन का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता था, यानी कि संपूर्ण भारतीय मामलों के लिए यह भारत सचिव है वो प्रभारी था। और वो भारत सचिव किसके प्रति उत्तरदायी था? वो उत्तरदायी था ब्रिटिश संसद के प्रति। अब गवर्नर जनरल को जो उपाधि दी गई थी, वो उपाधि दी गई थी वायसराय की। दूसरी देखो महत्वपूर्ण बात इस एक्ट में यह थी कि अब जो पहले गवर्नर जनरल था, हमने ये देखा था कि 1833 का जो एक्ट था, 1833 के एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना था। अब उसको वायसराय कहा गया, लेकिन केवल वायसराय नाम नहीं था, उनको वायसराय तथा गवर्नर जनरल कहा जाता था। जब देशी रियासतों की बात आती थी तो वो वायसराय थे, वायसराय के नाम से प्रशासन चलाया जाता था, और जब ब्रिटिश प्रांतों की बात आती थी तो उनको गवर्नर जनरल है वो कहा जाता था। तो वायसराय की उपाधि दे दी गई थी। इस अधिनियम से गवर्नर जनरल की शक्ति पहले की अपेक्षा बढ़ गई थी, यानी कि अब गवर्नर जनरल का पद है वो और ज्यादा ताकतवर हो गया था। और जैसे मैंने अभी कहा, गवर्नर जनरल देशी राज्यों के संबंध या उसके सिलसिले में वायसराय कहलाने लगा था कि जब देशी रियासतों की बात आती थी उस समय गवर्नर जनरल वायसराय था, और देशी रियासतों के अलावा अगर कोई बात होती तो उसको गवर्नर जनरल, यानी कि अब उसे वायसराय तथा गवर्नर जनरल के रूप में माना जाने लगा था। भारत में उच्च पदों की नियुक्तियां करने के लिए संरक्षक क्राउन भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल के बीच में बांट दिया गया था। इसका अर्थ था कि भारत में जितने भी उच्च पद है, उस उच्च पद पर नियुक्ति में गवर्नर जनरल की भूमिका थी, भारत सचिव की भूमिका थी, और ब्रिटिश क्राउन की, जो ब्रिटिश सम्राट था, उसकी भी भूमिका थी। और इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि 1853 का जो एक्ट था, उस एक्ट में एक प्रावधान किया गया था कि भारतीय जो सिविल सेवा है, उस सिविल सेवा में जो भर्ती है वो एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया, और इसलिए सिविल सेवा के पदाधिकारियों की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति लंदन में होने वाली एक प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा किया जाने का है वो निर्णय लिया गया था। तो सिविल सेवा की जो भर्ती थी, उस भर्ती का जो प्रावधान है वो प्रावधान लंदन में आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया था। कंपनी की समस्त नौ तथा स्थल सेना पुरानी शर्तों पर क्राउन के अधीन कर दी गई थी, यानी कि जो भी सेना थी यहां पर उसको सम्राट के अधीन लाया गया। और भारत सचिव एक राज्य निगम निकाय घोषित किया गया, जो इंग्लैंड अथवा भारत में दावा कर सकता था अथवा उस पर दावा किया जा सकता था। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान था कि अब जो भारत सचिव का जो पद है वो राज्य निगम निकाय था,
देखो आज हम अगर हमारे संविधान की बात करें तो हमारा संविधान का जो आर्टिकल 300 अनुच्छेद जो 300 है, उस 300 में एक बात कही गई है कि भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकती है या भारत संघ के ऊपर किसी भी नागरिक के द्वारा वाद लाया जा सकता है। तो वो की वो बात है कि अब इसको निगम घोषित किया गया है कि उसके ऊपर वाद दायर कर सकता है या वो वाद किसी के ऊपर है वो ला सकता है। ये महत्वपूर्ण प्रावधान था। अब सवाल आता है कि इसका महत्व क्या था। ये जो एक्ट पारित किया गया था, इसका भारतीय प्रशासन के संदर्भ में इसकी क्या उपयोगिता थी, भारत के लिए इसका क्या महत्व था। तो अगर हम देखें पूरी प्रक्रिया को, हम देखेंगे कि भारत सरकार का जो प्रशासन था वो कंपनी से हस्तांतरित होकर क्राउन के पास गया था, लेकिन ये केवल एक फॉर्मेलिटी थी, एक औपचारिकता थी। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो शक्तियां धीरे धीरे वैसे ही क्राउन को हस्तांतरित हो रही थी। क्राउन का तो 1784 में नियुक्त हुए जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उसमें हमने पहले पढ़ा था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नियुक्त किया गया था, उसके माध्यम से तो पहले ही पार्लियामेंट यानी कि ब्रिटिश सम्राट का नियंत्रण था। वास्तव में क्राउन द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण ले लेने से अंग्रेजी संसद की भारत में रुचि लेना कम हो गया था। देखो एक नुकसान हुआ। नुकसान क्या हुआ? पहले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, तो अंग्रेजी संसद में सदस्य रुचि लेते थे, भारतीय मामलों के ऊपर बहस होती थी, लेकिन जैसे ही अब संसद का नियंत्रण पूरा हो गया, उस पर भारत सचिव का पद हो गया, तो संसद ने क्या किया? संसद ने भारतीय मामलों में रुचि लेना कम कर दिया। भारत सचिव को यह आदेश दिया गया कि वह प्रतिवर्ष भारत की नैतिक और आर्थिक उन्नति की रिपोर्ट संसद के समक्ष पेश करें। क्यों? क्योंकि भारत संबंधी जो मामलों के जो मंत्री थे या जिसे हम भारत सचिव कहते हैं, उनको एक दायित्व दिया गया था कि भाई भारत का जो प्रशासन है, उस प्रशासन की कैसे उन्नति हो रही है, आर्थिक उन्नति के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, भारत की नैतिक उन्नति के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसकी रिपोर्ट आपको संसद में वो रखनी होगी। और सबसे बड़ी बात थी कि इस एक्ट के द्वारा जो भारत का प्रशासनिक ढांचा है वो एकात्मक या केंद्रित हो गया था। यानी कि अब भारतीय मामलों से संबंधित जो निर्णय का अधिकार था वो ब्रिटिश संसद के पास था। जो भारतीय मामलों के प्रभारी मंत्री थे, जिन्हें हम भारत सचिव कहते हैं, उनके पास आ गया। तो एक प्रशासन का जो स्वरूप था वो स्वरूप अब एकीकृत हो गया था और भारत सचिव की जो स्थिति है वो इसके ऊपर हो गई थी। नेक्स्ट इसका यह महत्व था कि भारत सचिव का भारतीय नीतियों, राजस्व सीमा, शुल्क, मुद्रा तथा विनिमय पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। यानी कि भारतीय प्रशासन से जुड़े हुए जो मुद्दे थे उस पर भी भारत सचिव का नियंत्रण हो गया था और उन्होंने इन सारे के सारे जो ये साधन है, चाहे वो राजस्व की नीतियां हो, चाहे शुल्क की नीतियां हो, चाहे मुद्रा के मामले हो, चाहे विनिमय के मामले हो, उनके लिए उन्होंने क्या किया? उन मुद्दों का प्रयोग ब्रिटिश आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए और भारत के शोषण के लिए इन सारी की सारी नीतियों का प्रयोग है वो भारत सचिव या भारत मंत्री के द्वारा किया गया था। अब 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि हमें अब जो देशी रियासतें हैं और यहां के जो राजा रजवाड़ा है उनको हमें अपने विश्वास में लेना होगा। अगर हमें ब्रिटिश प्रशासन को मजबूती के साथ स्थापित करना है या लंबे समय तक ब्रिटिश साम्राज्य को अगर हमें कायम करना है, तो ब्रिटिश सरकार को अब इन देशी रियासतों के साथ मैत्री की और समानता की नीति को अपनाना होगा। तो उसी संदर्भ में जो ब्रिटिश साम्राज्य थी, महारानी जो विक्टोरिया थी, उन्होंने ये घोषणा की कि अब हमने भारत का प्रशासन हाथ में ले लिया है, अर्थात अब भारतीय प्रशासन पर जो नियंत्रण है वो नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन का होगा। ठीक है। अब इसी अधिनियम में हम पढ़ते हैं
कि महारानी ये कहती है कि लॉर्ड कैनिंग को हमने पहला वायसराय नियुक्त किया है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि गवर्नर जनरल भी था, लेकिन जब देशी रियासतों के मामले थे या उनके साथ संबंधों की बात थी तो गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाता था। तो भारत के 1857 की क्रांति के बाद ये जो एक्ट लाया गया था, उस एक्ट में वायसराय देशी रियासतों के संदर्भ में जो गवर्नर जनरल है वो वायसराय कहा जाता था, और लॉर्ड जो कैनिंग है वो पहले भारत के वायसराय थे। अब मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कंपनी के सभी सैनिक तथा असैनिक अधिकारियों की नियुक्ति क्राउन के अधीन कर दी गई थी। जितने भी नियुक्तियां की जा रही थी वो नियुक्तियां सारी की सारी, चाहे वो सैनिक पदों पर हो चाहे असैनिक पदों पर हो, सारी की सारी कंपनी के अधीन कर दी गई थी। साम्राज्ञी ने यह घोषणा की कि कंपनी के द्वारा भारतीय रियासतों से किए गए सभी प्रबंध तथा संधियों का पूर्ण रूप से सम्मान किया जाएगा या उस पर समानता का व्यवहार किया जाएगा। यानी कि देशी रियासतों के साथ जो संधियां और समझौते ब्रिटिश सरकार ने किया था, ब्रिटिश साम्राज्य ने विश्वास दिलाया कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अहितकारी निर्णय नहीं किया जाएगा। और एक निर्णय यह लिया गया कि भारत में जो अंग्रेजी प्रदेशों का जो विस्तार की नीति थी, उस नीति को अब यहीं पर रोक दिया गया था, और जो देशी रियासतें थी उनके साथ समानता की व्यवहार की वो बात ब्रिटिश साम्राज्य की द्वारा या राजमुकुट के द्वारा की गई थी। और एक और ब्रिटिश सरकार ने या महारानी ने यह विश्वास दिलाया कि भारतीयों के धार्मिक मामलों में या धार्मिक विश्वासों में ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, और अगर करती है तो वो जो हस्तक्षेप होगा वो हस्तक्षेप निष्पक्ष होगा। क्योंकि हमने पहले देखा था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में कुछ जो कारण थे वो कारण थे धार्मिक कारण भी थे, और धार्मिक कारणों के एक छोटे से प्रतिरोध ने 1857 की क्रांति के रूप में ब्रिटिश शासन को हिला दिया था। तो अब उन्होंने ये कहा कि हम भारतीयों के धार्मिक मामलों में निष्पक्ष रहेंगे, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो प्रथाएं हैं, जो रीति रिवाज है, उनका ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूर्णतया वो सम्मान किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या प्रावधान था कि भारत में जितनी भी नियुक्तियां होगी वो समानता के आधार पर की जाएगी। उसमें अंग्रेज और भारतीयों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, और योग्यता और शिक्षा के आधार पर नियुक्तियां होगी। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो महत्वपूर्ण पद है, कल मैंने एक बताया था कि नैतिक अफवाह का सिद्धांत, नैतिक अफवाह का सिद्धांत क्या था? अंग्रेजों ने सारी की सारी जो नियुक्तियां थी या जो उच्च पद थे, उन उच्च पदों पर यूरोपीय लोगों को या अंग्रेजी लोगों को नियुक्त करना ही आवश्यक समझा, भारतीयों को इस लायक नहीं समझा था। तो 1858 में ये जो साम्राज्य की घोषणा की गई थी, उसमें इस बात को लेकर प्रावधान किया गया घोषणा में कि अब जो भी नियुक्तियां होगी उसमें शिक्षा और योग्यता का ध्यान रखा जाएगा, न कि भारतीयता या अंग्रेजी जो लोग हैं उनके आधार पर उन नियुक्तियों को किया जाएगा। और जैसे पहले भी कहा था, अंग्रेजी सरकार की ये जो घोषणा थी जो ब्रिटिश साम्राज्य ने की थी, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी उत्तराधिकार के सवाल है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति में कुछ जो रियासतें जो शामिल हुई थी वो इस वजह से हुई थी कि ब्रिटिश सरकार ने वहां पर उत्तराधिकार के रूप में जो अधिकार थे उस अधिकार को मान्यता नहीं दी, और वहां पर जबरन है वो अंग्रेजी शासन है वो स्थापित किया था। क्योंकि वो पहले ये कहते थे कि अगर कोई राजा बिना उत्तराधिकारी के मर जाता है तो वो जो क्षेत्र होगा वो क्षेत्र अंग्रेजी राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होगा। तो उस नीति को उन्होंने यहां पर बदलने का निर्णय किया, और ये कहा कि जो भी विद्रोही जिन्होंने 1857 का
विद्रोह का नेतृत्व किया या अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कार्य किया, अगर वो आत्मसमर्पण करते हैं तो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको माफ है वो कर दिया जाएगा। साम्राज्य ने यह भी विश्वास दिलाया कि भारत के नैतिक तथा आर्थिक विकास के लिए ब्रिटिश सरकार प्रयास करेगी। अब ये जो सारी घोषणाएं ये ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा की गई थी, ये देखने में तो अच्छी थी, एक सिद्धांत के रूप में तो हमें ये लगता है कि नहीं, अब भारतीयों के साथ समानता के सिद्धांत के साथ व्यवहार किया जाएगा, लेकिन व्यवहार में जो ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी वो नीति अलग थी। इस घोषणा का किसी भी प्रकार से कोई भी महत्व नहीं था, किसी प्रकार का कोई भी लेना देना नहीं था। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें पारित होने के क्या कारण थे, उनका क्या 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 प्रावधान था, उनका क्या महत्व है, उनकी क्या कमियां थी, या 1858 की जो ब्रिटिश साम्राज्य की जो घोषणा थी उस घोषणा में क्या कमियां थी, अब हम उसका मूल्यांकन देखते हैं। तो मैंने जैसे पहले ही कहा था कि यह घोषणा केवल और केवल एक दिखावा मात्र थी। जो आश्वासन दिया गया था वो पूर्ण रूप से खोखला था, उसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं था। और साम्राज्य यह घोषणा करती है कि जितनी भी नियुक्तियां होगी उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो व्यवहार अंग्रेजों के साथ किया जा रहा था वो व्यवहार शिक्षा तथा योग्यता के आधार पर भारतीयों के साथ भी किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति से दूर रखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सल और कपट का जो सारा है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिया गया था। और मैंने पहले भी कहा था ये जो सिद्धांत था ये सिद्धांत नैतिक अपवाह का सिद्धांत कहलाता है कि उच्च पदों पर नियुक्ति से भारतीयों को दूर रखना और उच्च पदों पर नियुक्ति का पात्र केवल और केवल अंग्रेजों को मानना। तो देखो, भारतीय सेना में 1918 से पहले किसी को भी कमीशन नहीं दिया गया था और 1947 से 47 तक कोई भी भारतीय सेना में ब्रिगेडियर के पद, ऊंचे पद तक भी नहीं पहुंच सका था। भारतीय राजाओं को अपने प्रदेशों की प्रत्याभूति तो हो गई, मान लिया गया कि ये रियासत है, इस रियासत का ये मालिक है, लेकिन उनकी जो स्थिति थी, उनकी ब्रिटिश प्रशासन में जो भूमिका थी उस भूमिका को अत्यंत सीमित कर दिया गया था। और अब जो रियासतें थी, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, उनकी भूमिका केवल केवल छोटे छोटे रजवाड़े के रूप में रह गई थी। तो ये इस 1857 का क्रांति के बाद जो एक्ट लाया गया था, भारत शासन अधिनियम, और ये कहा गया था कि ये भारत में अच्छे शासन लाने का अधिनियम है। और ब्रिटिश साम्राज्य ने स्वयं घोषणा की थी कि अब हम भारतीय जो राजा है, जो देश की रियासतें हैं, उनके साथ समानतापूर्ण व्यवहार करेंगे। ये केवल और केवल छल था, कपट था, केवल और केवल भारतीयों को बहलाने की बात थी। उनको बहला फुसला कर है वो अपने प्रशासन में अपने साथ लेने की रणनीति थी, ताकि 1857 की क्रांति का जो एक तरह से जवार था, जो उबाल था, वो उबाल कहीं न कहीं ठंडा हो जाए। अब हमारा नेक्स्ट जो एक्ट है 1858 के बाद, वो आता है 1861 का भारतीय परिषद एक्ट, जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। क्यों लाया गया था कि 1857 का विद्रोह हो गया था और अंग्रेजी सरकार को परिवर्तन है वो चाह रही थी। और विद्रोह का कारण क्या था? कारण यह था कि वे जो शासक है और शासित वर्ग है उनके मध्य किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं था, कोई समन्वय नहीं था, कोई संवाद नहीं था। तो ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा कि अगर जनता के गुस्से को रोकना है, हमें ब्रिटिश सरकार के प्रति जो असंतोष था उसको अगर रोकना है तो हमें कुछ प्रशासन में सुधार करने होंगे। इसलिए, और तीसरा कारण था कि अब विधान जो परिषदें थी जिनकी नींव डाली गई थी उनमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग भी होने लगी थी। और 1833 से कानून बनाने का जो विधि आयोग नियुक्त किया गया था, और उस विधि आयोग ने
कानूनों के संहिताकरण का जो काम किया था वो काम एक तरह से अत्यधिक केंद्रीकरण के रूप में परिवर्तित हो गया, और अत्यधिक केंद्रीकरण है वो असफल हो रहा था। और जो केंद्रीय विधान परिषद का जो गठन किया गया था उसकी कार्य प्रणाली भी क्या थी, असंतोषजनक थी। तो उसमें सुधार लाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने यह निर्णय किया कि अब हमें कुछ है वो प्रावधान जो है वो नए लाने होंगे या उसमें परिवर्तन करना होगा। तो इस एक्ट के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए थे, वायसराय की जो कार्यकारिणी सदस्य संख्या थी जो पहले 4 थी, और हमने ये देखा 1833 में चौथा सदस्य है वो विधि सदस्य के रूप में जोड़ा था लॉर्ड मैकॉले के रूप में, अब उसको 4 से बढ़ाकर है वो 5 कर दिया गया था। सपरिषद गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने किसी भी कार्य को केवल गवर्नर जनरल को करने का अधिकार दे सकता है। यानी कि जो परिषद थी वो परिषद और गवर्नर जनरल ये निर्णय कर सकते थे कि कोई भी कार्य है उस कार्य को करने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास हो सकता है। विधान संबंधी कार्य के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यीय अतिरिक्त मनोनीत करने का प्रावधान किया गया और उसकी कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। और इन अतिरिक्त सदस्यों में कम से कम जो आते थे वो राजकीय सेवा से नहीं थे, वो सदस्य अशासकीय थे जिनका सरकार के साथ में या सरकार में किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं थी। और जो विधान परिषदें थी उनको अब है वो परामर्शदात्री संस्था है वो बना दिया गया था। बंबई तथा मद्रास की जो सरकारें थी उनसे कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया तथा कुछ प्रतिबंधों के साथ उन्हें लौटा दिया गया था। यानी कि पहले बंबई तथा मद्रास की जो सरकारें थी उनके पास कानून निर्माण की शक्ति नहीं थी, तो वापस लौटाया गया। कुछ शर्तें दी गई कि आप इन शर्तों का पालन करते हुए अपने यहां पर कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। और गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वो बंगाल में, उत्तरी पश्चिमी प्रांत में जिसमें उत्तर प्रदेश था, तथा पंजाब में भी जो विधान परिषदें हैं उन विधान परिषदों की स्थापना कर सकता है। तो ये प्रावधान थे 1861 के जो अधिनियम था उस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र तथा प्रांतों में भी विधान परिषद की स्थापना की गई थी। और 1861 का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान था वो था पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय व्यवस्था। और इस विभागीय व्यवस्था की जो जनक है या प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया गया था विभागीय व्यवस्था का, वो दिया जाता है लॉर्ड कैनिंग को। और ये 1861 के एक्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आज हम भारत में जिस मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की बात करते हैं कि अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री है, जैसे गृह मंत्री है या संसदीय कार्य मंत्री है या वित्त मंत्री है या कृषि मंत्री है या उद्योग मंत्री है, तो ये जो नींव है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की, विभागीय व्यवस्था की, पोर्टफोलियो सिस्टम की, इसकी शुरुआत 1861 के एक्ट से होती है और लॉर्ड कैनिंग को श्रेय दिया जाता है। ये एग्जाम में कई बार सवाल भी है वो पूछा जाता है, ठीक है। और गवर्नर जनरल को आपातकाल में विधान परिषद की अनुमति से अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने की जो शक्ति है वो दी गई थी। तो आप ध्यान रखना 1861 के अधिनियम में अध्यादेश संबंधी प्रावधान भी किए गए थे। आज भी हम देखते हैं कि आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी करता है और आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है कि जब संसद या राज्य विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा है और कोई कानून की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने अपने क्षेत्र में है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं और उस अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो एक कानून का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या प्रावधान था, तथा विधेयक पर वीटो की शक्ति का। अब हम वीटो की जो शक्ति देखते हैं जो राष्ट्रपति की है या राज्यपाल की है। जैसे राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है
या जब दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा से कोई भी बिल पारित होकर प्रेसिडेंट के पास आता है, राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति उस पर वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो वीटो संबंधी जो शक्ति है वो भी 1861 के इस एक्ट में दी गई थी। नेक्स्ट जो प्रावधान था वो प्रावधान था, इसके तहत भारत में संस्थाओं तथा विधि निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व या शुरुआत हुई या भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। और साथ ही 3 जो कोर्ट, आप देखिए ये जो सारे प्रावधान है ये कहीं न कहीं हर एग्जाम में पूछे गए हैं। केंद्र तथा प्रांतों में विधान परिषद, पोर्टफोलियो व्यवस्था, अध्यादेश का प्रावधान, वीटो की शक्ति का प्रावधान, और कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में जो हाईकोर्ट है उस हाईकोर्ट की स्थापना को लेकर ये सारी की सारी ये जो हम देख रहे हैं, ये जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हमारी 1861 का जो एक्ट है उस एक्ट में इन विशेषताओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब 1861 का जो एक्ट था उस एक्ट का महत्व क्या है? तो पहला आता है कि विधान परिषदों में अब भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिल रहा था। भारतीय विधानमंडल की नींव भी रखी गई थी और वैधानिक विकेंद्रीकरण, अब प्रांतों की भी अपने विधान परिषदें थी, उनको भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, लेकिन नवीन विधान परिषदों की शक्तियां अब शुरू तो की गई थी लेकिन शक्तियां कम थी और भारत सरकार अभी भी क्या थी? निरंकुश थी। प्रांतीय सरकारों की तुलना में जो केंद्रीय जो सरकार थी उसकी शक्तियां अधिक थी। लेकिन एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अध्यादेश, वीटो या जो प्रतिनिधित्व की शुरुआत है या जो विधानमंडल की जो नींव है या पोर्टफोलियो सिस्टम था वो लागू किया गया। तो एक तरह से भारतीय प्रशासन में कुछ है वो महत्वपूर्ण जो सुधार है उन सुधारों को इस एक्ट के माध्यम से लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो एक्ट है वो है 1892 का एक्ट। उससे पहले हमने ये पढ़ा था 1861 के एक्ट में कि भारत में अध्यादेश, ये भी एग्जाम में सवाल पूछा गया कई बार कि आज हम गवर्नर और प्रेसिडेंट की 123 अनुच्छेद और 213 जो आर्टिकल है जो राज्यपाल के संदर्भ में, इन दोनों की अगर हमें कहीं पृष्ठभूमि देखने को मिलती है अध्यादेश की, वो हमें मिलती है 1861 का जो एक्ट है उसमें देखने को मिलती है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति 1861 के भारत अधिनियम में, भारत परिषद जो अधिनियम था उसमें उसको शामिल किया गया था। और इस एक्ट की धारा जो 22 थी, जो धारा 22 थी उस 22 में इस पावर ऑफ ऑर्डिनेंस या अध्यादेश की शक्ति का वर्णन किया गया है। अब इसमें लिखा है कि इस शक्ति का प्रयोग गवर्नर जनरल परिषद के बिना ही स्वविवेक से कर सकता है। आज भी राष्ट्रपति के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा भी अध्यादेश जारी किया जाता है जब संसद या राज्य विधानमंडल का जो अधिवेशन है वो नहीं हो रहा हो तो। यद्यपि संविधान निर्माताओं के द्वारा जब राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति पर विचार किया जा रहा था तब इंडियन गवर्नमेंट अधिनियम 1935 को धारा 42 से प्रभावित थे। इसका उल्लेख स्वयं संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा 1947 में तैयार प्रथम प्रारूप संविधान में अध्यादेश संबंधी प्रावधान के सीमांत नोट में देखा जा सकता है। अगर हम ये कहें कि राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश की जो शक्ति थी उस शक्ति को लेकर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, हमारी संविधान सभा में जब डिबेट हो रही थी तो उस डिबेट में 1861 के संविधान का प्रभाव नहीं था, बल्कि जो भारत शासन अधिनियम था 1935 का उसकी धारा जो 42 थी उस 42 का प्रभाव था। हमारे जो संविधान निर्माता या जो हमारे संविधान सभा के जो सलाहकार थे, जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव ने ये कहा है कि हम 1861 के जो एक्ट था उसकी जो धारा 22 थी
उस 22 से नहीं, बल्कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था, उसकी धारा 42 से हम प्रभावित थे। तो ये बात है। वो बीएन राव जो हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, उन्होंने अपने सीमांत नोट में ऐसी बात कही गई है। तो आप इन दोनों धाराओं का 1861 की धारा 22 और इंडियन गवर्नमेंट एक्ट की धारा 42 जो ऑर्डिनेंस से संबंधित है, उनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है। हो सकता है किसी एग्जाम में इस अध्यादेश को लेकर ऐसा कुछ है वो पूछ ले। अब नेक्स्ट आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब कारण क्या थे? पहली बात तो यह है कि ये 1861 का ही विस्तृत रूप था, एक विस्तार था जो हमने 61 का संविधान पढ़ा था, और इसको पारित करने की जो इच्छा थी वो ब्रिटिश सरकार की नहीं थी। अब कारण क्या थे? कारण ये था कि 1861 के जो अधिनियम के द्वारा जो भारतीयों की जो इच्छाएं थी, उनकी जो मांग थी ब्रिटिश सरकार से, वो पूरी नहीं हुई थी। और इसी बीच एक घटना घटित होती है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है और उसका पहला अधिवेशन होता है, और वो होता है 1885 में। कांग्रेस की मांग थी कि विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, और क्योंकि जो कांग्रेस का उदारवादी जो चरण था, उस उदारवादी चरण में कांग्रेस ने विधान परिषदों का विस्तार करते हुए भारतीयों को अधिक से अधिक उसमें स्थान देने की बात कही गई थी। तो क्या मांग थी? विधान परिषद का विस्तार किया जाए और भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिले, और विधान परिषदों का जो कार्य क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाए। और भारतीय जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस ने अनुनय और दबाव, एक शांतिपूर्ण दबाव, विनय का, निवेदन का, याचिका का, प्रार्थना का सहारा लिया था। और जो यूरोपीय व्यापारी थे, उनकी भी इच्छा थी कि विधान परिषदों का विस्तार है, वो विस्तार अब है वो होना चाहिए, और वो भी कहते थे कि इनका विस्तार करते हुए हमें भी उसमें क्या दिया जाना चाहिए? प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अब क्या क्या प्रावधान किए गए थे? तो पहला ये था कि वैधानिक कार्य के लिए गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद थी, उसकी संख्या है वो बढ़ाकर 10 से 16 कर दी गई थी। अराजकीय सदस्यों की संख्या कुल का है वो 2/5 भाग है वो रखी गई थी। अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी। तो 1892 का एक्ट ऐसा एक्ट था, उसके द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनावी व्यवस्था को स्वीकार करते हुए एक तरह से निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया था, उसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि थी अप्रत्यक्ष, लेकिन निर्वाचन की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी कि मताधिकार का प्रयोग करते हुए अब जो प्रतिनिधियों है उनका चुनाव किया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा की जानी थी। यानी कि जो प्रांतीय विधानमंडल थे, उन विधानमंडलों के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल में जो गैर सरकारी सदस्य थे, जो अराजकीय या अशासकीय सदस्य थे, उनकी नियुक्ति है वो प्रांतीय विधानमंडलों के द्वारा की जानी थी। इस अधिनियम द्वारा संसदीय शासन परोक्ष रूप से प्रारंभ हुआ था, क्योंकि निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और फिरोज शाह जो मेहता थे वो प्रथम निर्वाचित भारतीय थे। तो 1892 में जो निर्वाचन का अप्रत्यक्ष स्वरूप प्रारंभ हुआ था, उस अप्रत्यक्ष स्वरूप में सबसे पहला जो निर्वाचन हुआ था वो हुआ था फिरोज शाह मेहता का। फिरोज शाह मेहता का निर्वाचन हुआ था। प्रांतीय विधान परिषदों के अराजकीय सदस्यों को लेकर केंद्रीय विधान परिषद के एक एक सदस्य चुनने की है वो अनुमति दी गई थी। यानी कि
प्रांतीय विधान परिषदें थी वो अपनी ओर से एक एक सदस्य का चुनाव केंद्रीय विधान परिषद में कर सकती थी। विधान परिषद की यहां पर शक्तियां बढ़ाई गई थी। अब वे वार्षिक बजट पर बहस कर सकते थे। जो बजट था इसके सदस्य कोई जनसाधारण से संबंधित जो लोक कल्याण से कार्य थे से संबंधित कोई मामला हो उससे संबंधित सवाल पूछ सकते थे, लेकिन उनको कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने की आजादी नहीं थी, उनको ये छूट नहीं दी गई थी। यानी कि काम क्या थे, ये तो था पहला कि बजट पर उनको बहस का अधिकार था। दूसरा, वो कोई भी सवाल पूछ सकते थे, लेकिन उनको सप्लीमेंट्री सवाल या इन सवालों से संबंधित अगर कोई अनुपूरक सवाल है उसको पूछने की स्वतंत्रता नहीं थी। और ये जो प्रावधान है ये 1909 में आगे बढ़ाया गया और बजट पर बहस के साथ साथ सदस्यों को अनुपूरक सवाल पूछने और सवाल के बाद भी कोई पूरक सवाल है या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अगर है तो उसको कोई पूछने की छूट है वो उनको दी गई थी। प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या भी 8 से केंद्रीय विधानमंडल के साथ साथ केंद्रीय जो विधान परिषद थी उसके साथ साथ प्रांतीय विधान परिषदों की भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। आप ध्यान रहे यहां पर जो सदन था वो अभी एक सदनीय विधानमंडल था जिसको केंद्रीय विधान परिषद और जो प्रांतों के जो प्रतिनिधिक संस्थाएं थी उनको प्रांतीय विधान परिषद कहा जाता था। आगे चलकर यही केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय हो जाता है और प्रांतीय जो विधान परिषदें थी उनके साथ साथ प्रांतों में भी द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ होती है। प्रांतीय विधान परिषदों को यह अनुमति दी गई कि वे गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त कर केंद्रीय कानून को अपने प्रांतीय कानून के लिए परिवर्तित कर सकता था। यानी कि प्रांतीय विधान परिषदों को एक अधिकार था कि वे गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करते हुए किसी भी केंद्रीय कानून को अपने प्रांत के लिए उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते थे जो उस प्रांत के लिए उपयुक्त हो। और जैसे अभी हमने पढ़ा था कि बजट पर बहस का अधिकार था, सवाल पूछ सकते थे, तो उसी क्रम में भारतीय जो विधान परिषद थी उसमें जो पहला जो सवाल पूछा गया था वो सवाल पूछा गया था 1893 में। 16 फरवरी 1893 को बजट पर पहला सवाल है वो पूछा गया था और पहला जो बजट है वो बजट 1860 में है वो पेश किया गया था। लेकिन सवाल जो पूछा गया था बजट का वो 1892 का जो एक्ट था उस एक्ट में प्रावधान था और उसके तहत है वो पूछा गया था। अब हम देखते हैं कि इसका महत्व क्या था। हालांकि अभी भी जो शिक्षित भारतीय थे उनकी आकांक्षाओं की संतुष्टि नहीं हुई थी। चुने हुए व्यक्तियों को भी मनोनीत करने की जो प्रणाली थी उससे यह प्रतीत होता था कि अंग्रेजों का अभी भी भारतीयों पर विश्वास नहीं था। उनको ये लगा था कि भारतीय कभी भी अंग्रेजी सरकार के विपरीत है वो जा सकते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक्ट था वो एक्ट अपने पिछले एक्ट से थोड़ा उन्नति की ओर था, उसमें थोड़ा सुधार था। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि 1861 का जो एक्ट था उससे ये एक्ट अच्छा था। विधान परिषद में जो संस्थाएं स्थापित हुई थी, प्रांतीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद थी, उसमें कई विद्वान आए, उन्होंने बहस की, बजट की, सरकार की आलोचना की और आलोचना करने से एक फायदा ये हुआ कि जनता को अब एक तरह से राजनीतिक प्रशिक्षण मिलने लगा और राजनीतिक प्रशिक्षण के माध्यम से राजनीतिक जन चेतना का संचार हुआ। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी कि विद्वान जो सदस्य थे वो सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे, सरकार के निर्णयों की निंदा करते थे, वहां बहस करते थे, उनके द्वारा वाद विवाद किया जाता था, तर्क किया जाता था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रवाद था उस राष्ट्रवाद को तैयार करने में इन विद्वानों की, इन परिषदों की भी अपनी एक है वो भूमिका थी। तो ये था हमारा 1892 का
जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे और वो किस प्रकार से महत्व रखता था, और 1861 का जो एक्ट था उसकी तुलना में उसमें क्या क्या सुधार थे। अब हम देखेंगे कि 1919 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, उस अधिनियम को लाने का क्या कारण था, वो कौन से कारण थे। उन कारणों को लेकर ब्रिटिश सरकार मजबूर हुई कि भारत में एक नया कानून लाया जाए। तो ये जो एक्ट था 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसको हम संक्षेप में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो भारत सचिव थे और मिंटो यहां पर गवर्नर जनरल थे। उनके प्रयासों से ये जो एक्ट है वो लाया गया था, इसलिए मैंने कहा कि ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले भारत के सचिव थे और लॉर्ड मिंटो तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय थे। और एक समिति थी जिसका नाम था अरुल समिति। इस अरुल समिति की सिफारिशों के आधार पर, अरुल समिति की सिफारिशों के आधार पर यह एक्ट है वो लाया गया था। और सबसे बड़ी यह बात थी कि उस समय 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, और बंगाल विभाजन के कारण जो स्वदेशी आंदोलन चला था और कांग्रेस में दो धड़े बन रहे थे, एक नरम दल था, उदारवादी गुट था, और एक गरम दल था, उग्रवादी गुट था, आक्रामकवादी गुट था। तो सरकार की, ब्रिटिश सरकार की यह मंशा थी कि किसी न किसी तरह उदारवादियों को सरकार के साथ में लाना, और उदारवादियों के साथ साथ सरकार ने यह ध्यान दिया कि यदि हम विभिन्न धर्मों में आपसी फूट डालते हुए अगर हम कार्य करते हैं तो हमारे प्रशासन को एक तरह से स्थायित्व प्राप्त होगा। तो पहला कारण था उदारवादियों को अपनी ओर मिलाना, दूसरा कारण था विभिन्न धर्मों के जो धर्मावलंबी थे उनको कुछ सुविधाएं देकर, कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाना, ताकि गरम दल के द्वारा या उग्रवादियों के द्वारा अंग्रेजी सरकार के जो खिलाफ जो वातावरण का जो निर्माण किया जा रहा था उसको शांत किया जा सके। अब इसके कारण क्या थे? कारण पहला है कि कुछ जो पिछला एक्ट था 1892 का जो एक्ट था उसमें कुछ कमियां थी। दूसरा, मैंने जैसे कहा था ना कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 एक ऐसी राजनीतिक चाल थी जिसका उद्देश्य कांग्रेस के नरम दल को, जो उदारवादी थे, उन उदारवादियों को सरकार अपने साथ मिलाना चाहती थी। और दूसरा उनका टारगेट था कि जो भिन्न भिन्न धर्मावलंबी थे उनको बांटा कैसे जाए, ताकि फूट डालो और राज करो की नीति को सक्षम और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। तीसरा कारण फिर यह था कि जो उग्रवादी थे वो ये चाहते थे कि राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाए। यानी कि उग्रवादियों ने कांग्रेस की जो प्रार्थना और याचिका की जो नीति थी, या जो निवेदन की जो नीति थी, प्रेयर और पिटिशन की जो पॉलिसी थी, वो कहते थे उस नीति के द्वारा आपको अंग्रेजी सरकार से कुछ भी मिलना तय नहीं है। अगर आप राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी सरकार के ऊपर दबाव डालना होगा। और जैसा मैंने पहले लिखा था कि 1905 का जो बंगाल विभाजन था, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, और उसका सीधा सा उद्देश्य यह था कि भारत में जो विभिन्न धर्मावलंबियों के लोग हैं उनके अंदर फूट डालना। तो एक तरह से बंगाल का जो विभाजन हुआ, उस विभाजन के कारण जो राष्ट्रीयता थी, सोई हुई थी, उस राष्ट्रीयता को जगाने का काम किया, और उस राष्ट्रीयता
की जो भावना थी, उस भावना ने भी ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव डाला था और ब्रिटिश सरकार सहम गई थी कि अगर हमें हमारे प्रशासन को स्थायित्व प्राप्त करना है तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे ताकि भारतीयों के मध्य है वो फूट की जो खाई थी वो और अधिक गहरी हो। आर्थिक संकट था, अकाल के कारण अंग्रेजी प्रशासन से जनता है वो विमुख होने लगी थी। तो अंग्रेजी सरकार का उद्देश्य था कि वापस जनता को जोड़ा जाए, तो कोई सुधार लाया जाए या कोई कानून लाया जाए। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार था, उसका सीधा सा जो असर है वो भारत की जनता पर हुआ। यहां पर राजनीतिक असंतोष बढ़ा। 1905 में जापान की रूस पर विजय हो गई थी, तो भारतीयों को एक तरह से प्रेरणा मिली, एक संबल मिला, उनका जो मनोबल है वो मजबूत हुआ कि एक इतना छोटा देश अगर इतनी बड़ी महाशक्ति को, एक बड़ी शक्ति को अगर हरा सकता है तो हम भी अंग्रेजों के खिलाफ हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको शुरू करते हुए उनको क्यों नहीं हरा सकते हैं। तो एक तरह से इन दबावों के कारण जो असंतोष था, जो अतिवादियों के जो कार्य थे, उन कार्यों को समाप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने एक राजनीतिक सुधार लाने का वो फैसला लिया था। अब सरकार अगर जब असंतोष बढ़ रहा था तो सरकार ने यह देखा कि हमें उदारवादियों को अपने साथ मिलाना होगा, उदारवादियों के दिलों को हमें है वो जीतना होगा। और हिंदू तथा मुस्लिम जनता थी, क्योंकि पहले ही था, पहले मैंने जैसे शुरू में ये बताया था कि विभिन्न धर्मावलंबियों को बांटना था, तो ब्रिटिश सरकार की ये इच्छा थी कि किस प्रकार से हिंदू तथा मुस्लिम जो खाई है उस खाई को चौड़ा कैसे किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे कारण थे। इन कारणों ने ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो भारत में एक और राजनीतिक सुधार करे। और ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक सुधार भी इस प्रकार से किए कि ब्रिटिश प्रशासन को यहां पर और अधिक है वो शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है, और शक्तिशाली बनाते हुए जो असंतोष है, जो संकट है, उस संकट को प्रभावी तरीके से कैसे निपटा जा सकता है। तो आप देखिए, आप सरकार ने भारतीयों से समझौता करने के उद्देश्य से 1907 में पहली बार भारत सचिव की जो भारत परिषद थी उसमें 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया था। पहले मैंने बताया कि सरकार का यह उद्देश्य था कि जो उदारवादी थे उन उदारवादियों का दिल जीतते हुए उनको सरकार के साथ समाहित करना। तो जो सिन्हा थे, प्रसन्नजीत सिन्हा थे, उनको है वो गवर्नर जनरल की भारत सचिव की जो परिषद थी उस परिषद में भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और उनको जो लीगल डिपार्टमेंट है वो विधि विभाग है वो दिया गया था। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, वो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में प्रथम भारतीय बने थे। तो ये जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे वो उदारवादी नेता थे और सरकार ने भारतीय जो नागरिक थे उनकी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति करते हुए यह संदेश दिया कि अब हम भारतीयों को भी प्रशासन में शामिल कर रहे हैं, भारतीयों को भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें नियुक्त होने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अब हम देखेंगे कि इस एक्ट को लेकर क्या क्या प्रावधान किए गए थे, कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे थे। उन मुद्दों के तहत राजनीतिक असंतोष को दूर करने का प्रयास किया गया था। तो जो केंद्र तथा प्रांतों में जो विधानमंडल थे, जो विधान परिषदें थी, उनका अब विस्तार किया गया। वैधानिक कार्य के लिए गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर है वो 60 कर दी गई थी, जिसमें 28 राजकीय थे और 32 है वो अराजकीय थे। केंद्रीय जो विधान परिषद की जो कुल सदस्य संख्या थी उसको अब है वो 69 है वो निर्धारित किया गया था। अब उसमें 60 अतिरिक्त सदस्य थे और 7 कार्यकारी पार्षद थे, गवर्नर जनरल खुद था और प्रधान सेनापति थे। तो टोटल जो केंद्रीय विधान परिषद की जो सदस्य संख्या थी उसको 69 है वो किया गया था। अतिरिक्त सदस्य थे, उनका कार्यकाल की जो अवधि है वो 3 वर्ष की रखी गई थी।
नेक्स्ट हमारे इसमें कौन कौन से प्रावधान थे? चुनाव के लिए प्रत्याशियों तथा मतदाताओं की योग्यताएं निश्चित करने के लिए अधिनियम बनाए गए थे। अब अधिनियम क्यों बनाए गए थे? क्योंकि हमने ये देखा कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, कांग्रेस में दो धड़े बने, नरम दल और गरम दल। तो जो अतिवादी लोग थे, सरकार को यह डर था कि अतिवादी लोगों को चुनाव से दूर रखना जरूरी है, अन्यथा वो विधान परिषदों में आते हुए सरकार के हर कार्यक्रम का विरोध करेंगे और एक तरह से लोगों को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। तो सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम अब क्या करेंगे, कुछ योग्यताएं निश्चित कर देंगे। जैसे किसी व्यक्ति को अगर सजा हुई है, निष्कासन हुआ है, तो वो चुनावी प्रक्रिया में भाग ही नहीं ले सकता है। और सजा और निष्कासन का सबसे बड़ा जो प्रभाव था वो प्रभाव अतिवादियों पे था। दूसरी योग्यता यह निर्धारित की गई कि स्त्री तथा वे सभी लोग जो 25 वर्ष की आयु से कम हो वो वोट नहीं दे सकेंगे। यानी कि 1909 के एक्ट के तहत अभी भी भारत में महिलाओं को किसी भी प्रकार का मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था। अब महिलाओं के मताधिकार को लेकर कई बार हमारा जो एग्जाम है, जो आरपीसी के या यूपीएससी के, उसमें सवाल पूछे जाते हैं कि महिलाओं को भारत में जो ये जो संवैधानिक विकास जो कर्म है उसमें कब अधिकार दिया गया था? तो 9 तक नहीं था। आगे 19 में क्या प्रावधान हुआ वो हम आगे एक्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सीमित अधिकार है वो 1919 में दिया गया था, उसमें भी सभी को नहीं, क्योंकि केवल 10% लोगों को ही मताधिकार दिया गया था और उन 10% लोगों में महिलाएं भी शामिल थी। आगे जो प्रावधान था वो ये था कि विधान परिषद की शक्तियों का विस्तार किया गया। सदस्यों को वार्षिक वित्तीय विवरण की विवेचना का अधिकार था, प्रस्ताव लाने का अधिकार था, परंतु संपूर्ण बजट पर विधान परिषद को मत देने का अधिकार नहीं था। देखो, हमने पहले पढ़ा था कि 1892 का जो एक्ट था, उस एक्ट में सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे, सवाल पूछ सकते थे, लेकिन उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं था। यहां पर बजट पर चर्चा कर सकते थे, वाद विवाद कर सकते थे, सवाल पूछने का अधिकार था और साथ में उनको अनुपूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का भी अधिकार है वो दिया गया था। लेकिन वो संपूर्ण बजट पर विधान परिषद को है वो मतदान करने का अधिकार नहीं था कि वो संपूर्ण बजट को ही अस्वीकार कर दे, ऐसा उनके पास अधिकार नहीं था। अगला प्रावधान क्या था? प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या भी निश्चित की गई थी, जिसमें बंगाल, मद्रास, बंबई, उत्तर प्रदेश, पूर्वी बंगाल, असम के लिए 50 और पंजाब और बर्मा के लिए 30 सदस्य है वो उनका प्रावधान किया गया था। प्रांतीय विधान परिषदों में अराजकीय बहुसंख्या का प्रावधान किया गया था। ये बड़ी बात थी कि अब बहुमत का जो निर्धारण में पहले जहां पर शासकीय सदस्यों की ज्यादा महत्व प्राप्त था, लेकिन इस एक्ट के बाद अराजकीय जो संख्या थी उसका महत्व धीरे धीरे इन्होंने वो बढ़ाया था। लेकिन इस अधिनियम का एक जो महत्वपूर्ण जो प्रावधान था, उस प्रावधान का उद्देश्य था कि भारत में धर्म के आधार पर लोगों के बीच खाई को चौड़ा कैसे किया जा सकता है, फूट को कैसे बढ़ाया जा सकता है और उस फूट को बढ़ाते हुए अंग्रेजी साम्राज्य को स्थायित्व कैसे दिया जा सकता है, इसका जो प्रयास है वो मिंटो के द्वारा किया गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, ये निर्वाचन प्रणाली आगे चलकर भारत के विभाजन का आधार बनी और भारत से वो पाकिस्तान अलग हुआ था। इसके बीज बोने का अगर किसी को श्रेय दिया जाता है तो वो श्रेय अंग्रेजी सरकार के संदर्भ में लॉर्ड मिंटो को दिया जाता है। अब इसमें एक और प्रावधान था कि विश्वविद्यालयों तथा जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद के सदस्यों को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा जा सकता था। पदेन सदस्य थे, सरकारी सदस्य थे, नामांकित गैर सरकारी सदस्य थे और निर्वाचित सदस्य थे। लेकिन यहां पर जो अराजकीय सदस्य थे, उन सदस्य का बहुमत है वो निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्या प्रावधान थे? केंद्रीय विधान परिषद के सभी 27 निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन का आधार
सामान्य निर्वाचक मंडल था तथा इसमें प्रादेशिक प्रतिनिधित्व तो नहीं था। ऐसा नहीं है कि अलग अलग जो क्षेत्रों को अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ही निर्वाचन करेंगे, ऐसा नहीं था। केवल निर्वाचन की प्रणाली अब तक थी वो सामान्य निर्वाचन प्रणाली थी। केंद्रीय विधान परिषद की बैठकें भी वर्ष में 2 बार होती थी, सर्दियों में कलकत्ता और गर्मियों में शिमला में थी। 1913 में राजधानी दिल्ली आ जाने पर कलकत्ता की जगह बैठकें वो दिल्ली में होने लगी थी। हमने पढ़ा पहले कि दिसंबर 1911 में यह निर्णय लिया गया कि अब भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली होगी और 2 साल में 1912 और 1913 तक पूर्णतया भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी। 1919 के अधिनियम के तहत परिषदें 1920 तक कार्य करती रही, क्योंकि 20 में वापस नया जो एक्ट था 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था वो लागू हो गया था। तो इस एक्ट के बारे में जो हमने सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को पढ़ा था वो पद्धति फूट डालो और राजगृह की नीति को स्पष्ट करती थी। और लॉर्ड मॉर्ले ने जो भारत सचिव थे, भारतीय मामलों के ब्रिटिश संसद में मंत्री थे, उन्होंने मिंटो को ये लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। और जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था वो वास्तव में नाग के दांत थे और उसका फल भारत विभाजन के रूप में मिला। हिंदू और मुस्लिम दोनों जो धर्मावलंबी थे उनके बीच जो खाई है वो बढ़ती गई और आखिरकार जिन्ना ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया और ये कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, उनकी जीवन पद्धति अलग है, इसलिए वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि 1947 में भारत के 2 टुकड़े हो गए और पाकिस्तान का उदय हुआ था, एक इस्लामिक राष्ट्र का उदय हुआ था। अब इस एक्ट को लेकर हमारे जो संविधान सभा के जो सदस्य थे कन्हैया लाल, माणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी, उन्होंने ये कहा था कि ये जो एक्ट था उस एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने लोकतंत्र का ही गला घोंट दिया और एक तरह से उदारवादी जो नेता थे या जो उदारवादी ताकतें थी उनको सरकार ने अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया और इस तरह मिलाने का प्रयास किया जैसे किसी व्यक्ति को रिश्वत के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो मिलाया जाता है। तो के.एम. मुंशी ने कहा कि ये तो सरकार ने उदारवादियों को रिश्वत दी थी और उस रिश्वत के कारण उदारवादी है वो सरकार के साथ आ गए थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार की जो फूट डालो राज करो की जो नीति थी वो अंततः सफल हुई और भारत का विभाजन हुआ। हालांकि अंग्रेजों का शासन है वो ज्यादा लंबा नहीं चलकर 30-40 वर्ष के लिए मुश्किल से आगे वो शासन चला था, लेकिन फिर भी इस अधिनियम का अपना कुछ महत्व था। जो बजट पर बहस का अधिकार था, सवाल पूछने का अधिकार था, निर्वाचन जो प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी उसको लेकर आर.सी. मजूमदार ने यह कहा था कि ये एक चंद्रमा की चांदनी थी और चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो इस अधिनियम का अपना कोई प्रकाश नहीं था, वो अन्य स्रोतों से उसको जो थोड़े बहुत जो प्रावधान मिले थे उसके बदौलत हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो पूरा जो एक्ट था उस एक्ट को हमने पढ़ा और अब हम ये देखेंगे कि 9 का जो एक्ट था उसमें क्या कमियां थी, क्या दुर्बल पक्ष था और क्या सबल पक्ष था। अब वो जो एक्ट लाया गया था वो लाया उदारवादियों को खुश करने के लिए, लेकिन आखिरकार उससे न तो उदारवादी खुश हुए और न अतिवादी खुश हुए, यानी कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति उससे खुश नहीं हुआ था। जिस साम्राज्यवादी स्वशासन की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने, एक औपनिवेशिक स्वराज्य डोमिनियन स्टेट्स की जो मांग की थी वो मांग भी इस एक्ट के द्वारा पूरी नहीं हुई थी। और जब ये मांग की गई थी सेल्फ गवर्नमेंट की तो मॉर्ले ने यह कहा था कि ये तो एक तरह से स्वप्न है और स्वप्न का कभी भी यथार्थ से कोई महत्व नहीं होता है। तीसरा महत्व क्या था, केंद्रीय विधान परिषद में राजकीय तथा शासकीय बहुसंख्या के कारण समस्त अधिकार सरकार के पास था
हालांकि अभी भी ब्रिटिश सरकार प्रशासन पर अपना नियंत्रण रखना चाहती थी, तो सारे के सारे निर्णय की जो प्रक्रिया, जो शक्ति थी, वो सरकार के पास थी। क्यों? क्योंकि अराज के जो सदस्य थे उनकी भी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती, और राज्य के सदस्य थे उनकी भी शक्ति है वो नियुक्त की जाती थी। यूरोपीय जो लोग थे, जो एंग्लो इंडियन लोग थे, वो भी सरकार का साथ देते थे। अब मुसलमान तथा जमींदार लोग भी सदा सरकार की ओर थे। क्यों थे? मैंने पहले भी कहा था कि सरकार ने 1909 का जो एक्ट था, उस एक्ट का लाने का उद्देश्य यही था कि भारत में जो विभिन्न धर्मावलंबी है या जो विभिन्न विचारधाराएं थी, उनके मध्य फूट को कैसे डाला जाए, और फूट डालते हुए अंग्रेजी शासन को कैसे मजबूत किया जाए। तो जो जमींदार थे, जो सामंत थे, उनको सरकार के द्वारा कुछ रियायतें दी गई थी, तो वो सरकार का साथ देते थे। मुसलमानों के लिए सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, तो वो उनका साथ देते थे। तो एक तरह से उससे अंग्रेजी प्रशासन को संबल मिला। अयोग्यता संबंधी प्रावधान रखे गए थे, जिसका उद्देश्य यही था कि जो कांग्रेस का, जो गरम दल का जो धड़ा था, उसको सरकार में भागीदारी से दूर रखना था। और सबसे घिनौना अंग यह था कि सांप्रदायिक मत प्रणाली अपनाई गई, और सांप्रदायिक मत प्रणाली का जो अंतिम जो परिणाम था, वो परिणाम देश का जो विभाजन था, जो आखिरकार जिन्ना का जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था, उस सिद्धांत की परिणति हुई, और 1947 में देश का है वो विभाजन हुआ था। तो आज हमारी जो क्लास थी, उस क्लास में हमने ये देखा कि 1909 का जो एक्ट था, उस एक्ट में प्रशासन को लेकर किस प्रकार के प्रावधान किए गए थे, और इसलिए ये जो पूरा का पूरा जो एक्ट था, उस एक्ट को राष्ट्रवादियों ने स्वीकार नहीं किया। जो राष्ट्रवादी व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि यह तो एक ऐसा शिशु था जिसका जन्म हुआ था, लेकिन वो जन्म जीवित शिशु के रूप में नहीं, बल्कि मृत शिशु के रूप में हुआ था। और ऐसे जो नवजात जो शिशु है, मृत है, तो उसकी कोई उपयोगिता भी नहीं था, उसका कोई स्थान भी नहीं था। ठीक है, फिर भी इस एक्ट के माध्यम से जो भी भारतीय विधान परिषदों से जुड़े थे, उन्होंने वहां पर बहस की, चर्चा की, वाद विवाद किया, तर्क किया। तो एक तरह से राजनीतिक प्रशिक्षण उनको प्राप्त हुआ। राजनीतिक जन चेतना या राजनीतिक चेतना का संचार है, वो जनता के मध्य हुआ। जनता को कई मुद्दों पर भारतीयों की जो राय है, उस राय से अवगत होने का अवसर मिला था। कई भारतीयों ने अपनी जो प्रतिभा थी, अपना जो ज्ञान था, उस ज्ञान को विधान परिषदों के पटल पर है वो प्रकट किया था। तो एक तरह से जनता के राजनीतिक प्रशिक्षण में इन राष्ट्रवादियों की भूमिका थी, और इनको जो अवसर मिला था, वो अवसर मिला था 1909 का एक्ट था, उस एक्ट में। और जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रत्येक कानून लाया गया था, एक्ट लाया गया था, लेकिन जो एक्ट था, उस एक्ट ने आने वाला जो एक्ट होगा उसकी पृष्ठभूमि को पहले तैयार कर लिया था। तो इसकी भी 1909 के एक्ट की जो भूमिका थी, वो भूमिका 1919 के एक्ट को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये हमारा आज का जो पूरा का पूरा चैप्टर था, जिसमें हमने ये देखा कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार के द्वारा कौन कौन से एक्ट लाए गए थे, और उस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, जिसमें हमने 1858 का भारत शासन अधिनियम देखा, 1858 की साम्राज्य की घोषणा देखी, 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसको देखा, 1892 का एक्ट देखा, और 1909 को एक्ट को देखा, उसका मूल्यांकन किया कि किस विद्वान ने इस एक्ट के बारे में क्या घोषणा की, इसकी कमियां क्या थी, इसका सबल पक्ष क्या था, और इसने भारतीय प्रशासन पर क्या प्रभाव डाला। और दूसरी बात, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो ये संवैधानिक विकास की जो यात्रा है, इसका आप साथ साथ अध्ययन कीजिए। एक बार आप साथ चल के आप पूरा वीडियो देखिए, और वीडियो को देखने के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी सवाल हैं, उन सवालों को देखिए कि ये जो पोर्शन है, उन सवालों के ऊपर कितना है वो कारगर साबित हो रहा है। जो आपकी जिज्ञासा है, उन जिज्ञासाओं को पूरा किया जा रहा है। तो अगली हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी संवैधानिक विकास की यात्रा को लेकर, वो होगी 1919 के एक्ट से, जिसमें हम 1919 का एक्ट, द्वैध शासन,
1935 का भारत शासन अधिनियम, प्रांतीय स्वायत्तता और भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 का, उसका हम विशद अध्ययन करेंगे कि क्या कारण थे, क्या क्या प्रावधान किए गए थे, क्या कमियां थी, क्या महत्व था, ठीक है, क्या और किया जा सकता था, और अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया इन एक्ट को लेकर क्या दी। तो आप हमसे है वो जुड़े रहिए। धन्यवाद।